हिंदी शिक्षण में कोर्स 201 में कविता शिक्षण की प्रणालियों पर अध्ययन करेंगे। इसमें कविता शिक्षण की अनेक प्रणालियां बताई गई हैं। यहाँ कुछ मुख्य प्रणालियों का वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा जितना भी उन्होंने बताया है उसके लिए जो कविता का मार्ग है प्रशस्त करने देना चाहिए किस प्रकार से, उसके लिए कुछ बिंदुओं के द्वारा उन्होंने अपनी प्रणालियों का विवरण दिया है। नंबर 1 है गीत प्रणाली। बच्चे जन्म से ही संगीत प्रिय होते हैं ऐसा माना जाता है और संगीत प्रधान बाल गीत शिशुओं को बहुत ही प्रभावित करते हैं और इन गीतों को गीत प्रणाली से पढ़ाया जाता है और इस प्रणाली में सर्वप्रथम शिक्षक यथा गीत का स्वर व ताल के साथ सस्वर पठन करता है। फिर कक्षा के बच्चों को खड़ा किया जाता है और फिर शिक्षक और बच्चे हाथ से ताल देते हुए ताल के साथ साथ गीत को भी सरल राग में गाते हैं। यह प्रणाली केवल प्राथमिक कक्षाओं में ही प्रयोग की जा सकती है। आगे चलकर इस जब भावानुभूति भी करानी होती है तब भी इस प्रणाली का कहीं उपयोग नहीं होता है और इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि गीत गाने से बच्चों के हृदय को झंकृत किया जाता है और अनेक गीतों को याद करने के लिए उत्सुक होते हैं बच्चे। और बच्चे जो शिशु काल में जिन गीतों का खेल खेल में गाते हुए उच्चारण करते हैं उनके जीवन में वह गीत उनके ऊपर अमिट छाप छोड़ते हैं। और यदि इन गीतों के जीवन का इन गीतों का जो महत्व है, यदि जीवन में मधुर संगीत भरना है तो उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जाता है और यह तो जीवन का मधुर संगीत भरा जा सके उनके जीवन में तो यह तो सोने पे सुहागा माना जाता है। फिर है अभिनय प्रणाली। बाल गीतों में कुछ गीतों जो हमारे ये बच्चों में बाल गीत सिखाए जाते हैं पढ़ाए जाते हैं उनमें बाल गीतों में कुछ गीत अभिनय प्रधान होते हैं जिन्हें करके दिखाया जा सकता है और कुछ गीत संगीत प्रधान होते हैं उनमें भी कुछ अभिनय के लिए अपना कुछ थोड़ा बहुत क्षेत्र में होता है जो सुनाने के साथ साथ करके भी क्रियाकलाप दिखाए जा सकते हैं। ऐसे गीतों को गीत एवं अभिनय प्रणाली के योग से पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि गीत गाते हुए भी और कुछ क्रियाकलाप करते हुए भी बच्चों को करके दिखाने से इस कविता के पाठ को पढ़ाया जा सकता है गीत प्रणाली के द्वारा। इस प्रणाली में शिक्षक पाठ गीत का आदर्श पठन करता है और इस आदर्श पठन में लय होती है, सस्वरता होती है और ध्वनि के अनुसार इसमें पठन किया जाता है। जिस प्रकार की ध्वनि होती है उसी प्रकार की लय बनाई जाती है, तीव्र गति की हो या मध्यम गति की हो, उसी के द्वारा उच्चारण करते हुए धीरे धीरे पढ़ाया जाता है और गीत सुनाया जाता है। फिर भावों को आंगिक अभिनय द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फिर बच्चों को विभिन्न पात्रों की भूमिका में खड़ा कर दिया जाता है और बच्चे पात्र अनुसार साभिनय भी पठन करते हैं, जैसे अभिनय करते हुए भी वह गीत को पढ़ते हुए सुनाते हुए अपना अभिनय करते हैं। फिर अर्थबोध प्रणाली।
क्योंकि इस वक्त वह अर्थ को समझते हैं, सुनते हुए समझते हुए इस अर्थ को ग्रहण करते हैं। इस प्रणाली में किसी भी स्तर के लिए यह प्रणाली उपयोगी नहीं है। अब व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली में शिक्षक कविता के अर्थ के साथ साथ जो प्रासंगिक कथाएं होती हैं उनकी चर्चा करता है। छंद, रस और अलंकार इनका स्पष्टीकरण भी करता है और उसमें निहित जो दार्शनिक मत होते हैं उनका भी स्पष्टीकरण करता हुआ चलता है। और इस प्रकार से इस प्रणाली द्वारा शिक्षक छात्रों और कवि के बीच रागात्मक जो संबंध होता है उसे स्थापित करता है। और इस विधि का प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं में ही करना चाहिए और व्याख्या करते समय शिक्षक को छात्र की रुचि, उनके बौद्धिक स्तर और उनके ग्रहण करने की क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। अब व्यास प्रणाली। यह प्रणाली व्याख्या प्रणाली का ही विस्तृत रूप है और इसका नामांकन कथावाचक व्यासों की दृष्टि से किया गया है। यदि आपने कभी कथावाचक व्यासों को कथा सुनाते हुए देखा है और उनको जो उनकी शैली है उनसे परिचित होते हुए देखा होगा, और जो व्यास के लोग हैं वह अर्थ और भाव को स्पष्ट करने के लिए भाषा और शैली का विशद विश्लेषण करते हैं और भाव हृदयगम कराने के लिए प्रसंगानुसार अनेक अंतर कथाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं और उदाहरण एवं जो दृष्टांत है उनसे व्याख्या में जीवन डाल देते हैं। यानी कि इस तरह के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं हमें अपनी कथाओं को सुनाते वक्त कि ऐसा लगता है कि जो ये कथा हम सुन रहे हैं तो वह हमने स्वयं में महसूस की है। एक सजीव चित्र की तरह हम उसे महसूस करते हैं। कवि के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण भी ये बड़े ही जोर से करते हैं और यह प्रणाली उच्च कक्षाओं में ही अपनाई जानी चाहिए। हाँ, बच्चों की रुचि, उनका बौद्धिक स्तर और उनकी जो भाव ग्रहण करने की क्षमता है उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ सीमा तक उनका प्रयोग करना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। आगे नंबर 6, तुलना प्रणाली। यह प्रणाली भी व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप है और इसमें शिक्षक पाठ्य कविता की तुलना उसी भाव की अन्य कविताओं से करता है और तुलना में समानता और असमानता दोनों ही पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। और मनुष्य का स्वभाव है कि वह दो वस्तुओं की समानता और असमानता को जानने की बलवती इच्छा रखता है। अब समीक्षा प्रणाली। इस प्रणाली में कविता के गुण दोषों का विवेचन करके उसके यथार्थ स्वरूप को आंका जाता है और यह प्रणाली समीक्षा सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग करती है। उसमें पद की रचना, भाषा, भाव, रस, अलंकार आदि पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है और इन सब क्रियाओं में शिक्षक केवल एक सहायक के रूप में कार्य करता है और शिक्षक छात्रों को आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम बता देता है और
व्यक्तिगत रूप से पद की रचनाओं का अध्ययन करते हैं और यथा कसौटी पर कसकर उसके गुण और दोष की विवेचना करते हैं। यह प्रणाली माध्यमिक स्तर से प्रयोग की जा सकती है, जबकि छात्रों की समीक्षा के सिद्धांत समझने और कसौटी पर काव्य रचना को कसने की क्षमता का विकास हो चुका होता है इस समय तक। फिर है प्रश्नोत्तर प्रणाली। इस विश्लेषण प्रणाली के नाम से इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जबकि इस प्रणाली में प्रश्नों द्वारा पहले कविता का विश्लेषण किया जाता है और फिर खंड खंड को जोड़कर संपूर्ण कविता का भाव स्पष्ट किया जाता है। जहाँ तक इसकी भाव की जटिलता है वह उसमें अधिक होती है और वहाँ प्रश्नोत्तर प्रणाली भी सहायक सिद्ध होती है। और कुछ शिक्षा विशदों का कहना है कि कविता एक पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, अतः उसके खंड करना उचित नहीं होता। यह सत्य है, लेकिन कविता शिक्षण में किसी गूढ़ भाव के प्रश्नों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फिर किस प्रणाली द्वारा किया जाएगा? तो इस प्रणाली की जो कविता है उसकी पूर्णता को हम सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए और बीच बीच में संपूर्ण कविता का पठन इस और सहायक सिद्ध होता है। ऐसा करने से कक्षा में काव्य में पर्यावरण बना रहता है और बच्चे सरलता से इसकी भाव भंगिमा को समझ सकते हैं। इस स्तर पर इस शिक्षण प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। हमने कविता शिक्षण की प्रत्येक प्रणाली की उपयोगिता के साथ साथ उसके प्रयोग के जो क्षेत्र हैं उन पर भी प्रकाश डाला है। तो यह संक्षेप में इतना दोहराना आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा में जहां बाल गीतों को केवल रटना होता है, गीत एवं अभिनय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कक्षा 2 और 3 में गीत प्रणाली और अभिनय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों को संयुक्त रूप में भी अपनाया जा सकता है, परंतु बड़ी सावधानी के साथ। और कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक अर्थबोध एवं प्रश्नोत्तर प्रणाली को संयुक्त रूप से अपनाना अधिक उचित होता है। और माध्यमिक स्तर पर जहां कविता के तत्वों की अनुभूति के साथ साथ उनका शास्त्रीय ज्ञान भी कराया जाता है, तो प्रश्नोत्तर एवं व्याख्या प्रणालियों को एक साथ ही प्रयोग करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम कविता शिक्षण के सोपान पर अध्ययन करेंगे, चर्चा